Good afternoon, everyone. Now, the last of the times we were on the verge of completion of the chapter of exempt income. As a matter of fact, actually, we have completed the exempt income, right? As a matter of fact, but क्योंकि अपन ने exempt income में तीन चीजें पढ़नी थी, तीनों चीजें पढ़ ली. सन्ड्री एग्जम्पशंस पढ़ने थे, वो पढ़ लिए. उसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम वाला पढ़ना था, एग्रीकल्चर इनकम का एग्जम्पशन वो भी पढ़ लिया. एंड वी हैव ऑल्सो डन द एग्जम्पशन रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो भी कल के डिस्कशन में हम एड्रेस कर चुके हैं. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कह सकते हैं कि हमने एग्जम्प्ट इनकम का चैप्टर खत्म कर दिया. बट स्टिल देयर इज समथिंग लेफ्ट आउट इन द नोट्स जो हमको पेज नंबर 28 पर मिलेगा. तो जब आप अपने नोट्स का पेज नंबर 28 देखेंगे, यू विल कम अक्रॉस वन स्मॉल डिस्कशन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम इन आवर नोट्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम. एक तो आपको ये सब हेडिंग मिलेगा, हेड्स ऑफ इनकम. ये तो इतना ऐसा कोई खास नहीं है, क्योंकि एज सच आप सोचो तो हमने एग्जम्प्ट इनकम का चैप्टर पढ़ते समय या उससे पहले अपनी बैच के स्टार्टिंग से पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में बांटा था. एक पार्ट था दैट वाज द चार्ज, टैक्स कब लगेगा, द चार्ज ऑफ द इनकम टैक्स, टैक्स कब लगेगा, दैट वाज वन क्वेश्चन. दूसरा था द कंप्यूटेशन, कैसे इनकम कंप्यूट की जाएगी. और तीसरा है द प्रोसीजर्स. तो अभी पहला वाला जो सेगमेंट था चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, वो हम कह सकते हैं कंक्रीटली कि अब अपना खत्म हो गया. इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 4. एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर 6 कंडीशंस फुलफिल होती है तो इनकम टैक्स लगता है. आई बिलीव यू रिमेंबर दो 6 कंडीशंस. व्हाट आर द 6 कंडीशंस? देयर शुड बी अ person should earn income should not be exempt, income should fall within the scope of income tax, income of the previous year shall be taxable in the assessment year, and income is taxable at specified rates. ये सारी 6 बातें अपन अपने डिस्कशन में कर चुके हैं. अब कुछ नहीं बचा है. We have studied who is a person, we have studied what is income, we have addressed income of the previous year, assessment year, we have studied the concept of scope of income tax, we have studied what incomes are exempt, and we have studied the rate of tax. Technically speaking, charge of income tax अपना खत्म हो गया. तो अब अपने सिलेबस में 2 चीजें बची है बस. एक है कंप्यूटेशन, इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी, और इनकम को हम नाम देते हैं अपने सब्जेक्ट में टोटल इनकम. व्हाट यू फाइनली कैलकुलेट इज टोटल इनकम. उसका पूरा एक अपन फ्रेमवर्क भी बना चुके हैं कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क. तो यहां पर इस सब हेडिंग में लिखा हुआ है कि कंप्यूटेशन के लिए इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है, और ये अपन एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं. उसका बस सेक्शन नंबर अब अपने सामने आ रहा है, सेक्शन 14. और सेक्शन 14 ये कहता है कि फॉर कंप्यूटेशन इनकम विल बी डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. बेसिकली इनकम को 5 हेड्स में क्यों डिवाइड किया जा रहा है? इनकम को 5 हेड्स में इसलिए डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि ये 5 हेड्स अलग अलग फॉर्मूला है. अगर मैं कहता हूं कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो ये एक अलग फॉर्मूला है. जो व्यक्ति मकान या दुकान किराए पर देता है, किराए की इनकम कैलकुलेट करने का एक अलग फॉर्मूला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ऐसे ही अगर कोई जॉब करके सैलरी कमाता है, तो सैलरी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका एक अलग फॉर्मूला है, इनकम फ्रॉम सैलरीज. सो लाइकवाइज वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज for calculation of income. For calculation of different income, we have different formulas. तो ये कंप्यूटेशन से संबंधित इशू आ गया,
जो है कि इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, व्हाट आर द हेड्स ऑफ इनकम दैट इज मोर रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। फिलहाल हम हमारा फोकस कंप्यूटेशन पर अभी नहीं रख रहे, ठीक है, पर ये अपने सामने है। अभी तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स खत्म ही किया है या चल रहा है वो, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई, सेक्शन 14 खत्म, ये हो गया। अब इसके बाद एक और सेक्शन है, सेक्शन 14A। इसको भी अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं और पढ़ के खत्म करते हैं। सेक्शन 14A, सेक्शन 14A इस सेक्शन का सब हेडिंग है एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग एग्जम्प्ट इनकम। ये सेक्शन 14A का सब हेडिंग है। तो मैं आपको ये सेक्शन बताता हूं और इस पर एक आध क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल है ये सेक्शन, तो इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देता हूं, तो ये सब हेडिंग भी हो जाएगा। तो अपने नोट्स का 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा। वी विल बी डन विथ ऑल द 3 चैप्टर्स ऑफ द नोट्स। एंड चार्ज ऑफ इनकम टैक्स तो पहले ही हो गया, सिलेबस का एक सेगमेंट अपना ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब ये जो है एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग एग्जम्प्ट इनकम, इसको थोड़ा सा समझो क्या फिलॉसफी चल रही है यहां पे। फिलॉसफी कुछ ऐसी चल रही है कि एक व्यक्ति ने टैक्सेबल इनकम कमाई और एग्जम्प्ट इनकम कमाई और P&L बनाया। तो उसने P&L में टैक्सेबल इनकम का टर्नओवर क्रेडिट किया और एग्जम्प्ट इनकम का टर्नओवर क्रेडिट किया। उसने P&L में टैक्सेबल इनकम के खर्चे डेबिट किए और एग्जम्प्ट इनकम के खर्चे भी डेबिट किए। एंड फाइनली ही हैज कैलकुलेटेड हिज इनकम, which say it comes out to 290, right? I'm not sure, पर यही शायद फिगर आ रहा होगा। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट उसका आया 290। उसका P&L है, अकाउंट्स में तो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट इनकम में अंतर भी नहीं होता है। तो उसने P&L अकाउंट बनाया, टैक्सेबल इनकम 600, एग्जम्प्ट इनकम 300, टैक्सेबल इनकम कमाने का खर्चा डेबिटेड 420, एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डेबिटेड 190, एंड फाइनली ही हैज गॉट द P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट व्हिच कम्स टू 290। अब इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, एग्जम्प्ट इनकम वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि एग्जम्प्ट इनकम एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, एग्जम्प्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट मीन्स कि अगर एग्जम्प्ट इनकम P&L में क्रेडिटेड है तो उसको हटा दो, क्योंकि इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। हमारे प्रॉफिट 290 में ये एग्जम्प्ट इनकम शामिल है। हमारा जो नेट प्रॉफिट है 290, इट इंक्लूड्स द एग्जम्प्ट इनकम, इट इज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड है पर क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो क्या करो, माइनस कर दो। कल अपन कर रहे थे ना रिवर्स कैलकुलेशन, तो आज उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं कि एग्जम्प्ट इनकम एग्जम्प्ट है, उसको हटा दो। हटा दो मतलब क्या करो, लेस एग्जम्प्ट इनकम, क्रेडिटेड है क्रेडिट से हटा दिया, प्लस किया हुआ है प्लस नहीं होना चाहिए तो माइनस कर दिया, एग्जम्प्ट इनकम को हटा दिया। अब अगर हम ऐसा ही रख दें तो बात पूरी तरह से सही नहीं होगी, क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम तो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट इनकम कमाने के खर्चे का क्या होगा, क्या वो P&L में डेबिट होगा, क्या वो अलाउ होगा, अलाउ मतलब प्रॉफिट में से कम करेंगे। अगर आप कहते हो कि एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा अलाउ हो जाएगा, प्रॉफिट में से कम कर देंगे, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। आपके P&L में क्रेडिटेड है केवल टैक्सेबल इनकम, तो जो खर्चा डेबिट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, जो टैक्सेबल इनकम कमाने का खर्चा है। एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा अगर आपने P&L में डेबिट कर दिया, एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा अगर आपने P&L में डेबिट कर दिया तो वो टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। सो दिस सेक्शन 14A says एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा भी डिसअलाउ होगा। डिसअलाउ मींस अलाउ नहीं होगा। अगर ये डेबिटेड है तो डेबिट से हटाना पड़ेगा। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ सेक्शन 14A
एग्जम्प्ट इनकम को बाहर करना है, तो एग्जम्प्ट इनकम को बाहर करना है मतलब नेट इनकम को बाहर करना है, टर्नओवर भी बाहर करना है उसका और खर्चे भी बाहर करने। वेरी लॉजिकल। फाइनली अपने पी एंड एल में क्या बचेगा? केवल टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल इनकम कमाने का खर्चा, केवल वही बचेगा, जो कि बहुत ही रैशनल और लॉजिकल बात है अपने आप में। तो यहां पर सेक्शन 14A ये कहता है कि एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 14A में कुल मिला के 3 रूल्स है। तो रूल 1 विच इज वेरी सिंपल रूल, एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। इन माय एग्जांपल एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा 190 पी एंड एल में डेबिटेड है, मतलब माइनस किया है प्रॉफिट में से, माइनस किया है, माइनस नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? माइनस से हटा देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा ऐड कर दो, और ये ऐड करके फाइनली वी विल गेट 180 विच इज अ टैक्सेबल इनकम। और अगर आप इतना मगजमारी नहीं करो और सिंपली सोचो तो वही आपका आंसर है, टैक्सेबल इनकम क्रेडिटेड 600 माइनस टैक्सेबल इनकम कमाने का खर्चा डेबिटेड, दैट इज 1 to 420, तो 600 में से 420 माइनस कर लिया तो 180। बट अल्टीमेटली सेक्शन 14A का रूल 1 क्या कहता है कि एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डिसअलाउ होगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन की थ्योरी पे जाना था अपने को, सारी चीजें प्रैक्टिकली रिवर्स कैलकुलेशन पे चलती है। कल का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए कराया आपको, सो दैट यू समवॉट अंडरस्टैंड दैट रिवर्स कैलकुलेशन, थोड़ा थोड़ा आपको क्लियरिटी आए रिवर्स कैलकुलेशन की, उसलिए कल मैंने आपको वो रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन कराया था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुल मिलाकर हमारा नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट 290, इसमें से एग्जम्प्ट इनकम हटा दिया। क्यों हटा दिया एग्जम्प्ट इनकम? क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा भी हटा देंगे, क्योंकि सेक्शन 14A ये कहता है एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डिसअलाउ होगा। 14A का रूल 1 ये कहता है कि एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डिसअलाउ होगा, और रूल 1 ही ये कहता है कि ये खर्चा डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों खर्चे डिसअलाउ होंगे। यू आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग, so I need not tell you what is direct expenses and what are indirect expenses. You must have studied that, right? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों डिसअलाउ होंगे, रूल 1 ये कहता है। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डिसअलाउ अपन कर देंगे क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एग्जम्प्ट इनकम से, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खर्चा डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे डिसअलाउ करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉमन एक्सपेंसेस। अब हमने एग्जम्प्ट इनकम भी कमाई और टैक्सेबल इनकम भी कमाई, और हमने टेलीफोन का बिल भरा। अब वही टेलीफोन से हम कॉल करते हैं, जिससे एग्जम्प्ट इनकम वाली बात भी करते हैं, उसी फोन से हम कॉल करते हैं, उससे टैक्सेबल इनकम वाली बात भी करते हैं। तो अभी उस टेलीफोन एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करोगे? हमारा ऑफिस का रेंट है, उसी ऑफिस में बैठकर एग्जम्प्ट इनकम कमाते हैं, उसी ऑफिस में बैठकर टैक्सेबल इनकम भी कमाते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करोगे? दैट इज अ क्वेश्चन। हाउ विल यू डिवाइड द कॉमन एक्सपेंसेस? हाउ विल यू डिवाइड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? दैट इज द क्वेश्चन। उसका जवाब देता है रूल 2। रूल 2 ये कहता है कि द बर्डन इज ऑन द असेसी। असेसी अपने लॉजिक से, अकाउंटिंग के नॉलेज से एक्सपेंसेस को डिवाइड करे। He should divide the expenses between taxable and exempt income. He should disallow the expenses. असेसी की जिम्मेदारी है कि वो रीजनेबल बेसिस पर ये डिसअलावेंस करे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, असेसी की जिम्मेदारी है कि वो रीजनेबल बेसिस पर डिसअलावेंस करे। रूल 2 ये कहता है। अब असेसी कैसे करेगा? कोई रीजनेबल बेसिस निकालेगा अकाउंट्स और कॉस्टिंग के बेसिस पर। ठीक है, अब अगर असेसी का बेसिस, अगर असेसी ने जिस बेसिस पे डिसअलावेंस किया वो रीजनेबल नहीं है तो क्या इनकम टैक्स वाले चुपचाप देखते रहेंगे क्या? नहीं। तो रूल 3 कम्स अप एंड रूल 3 सेज कि अगर एओ मतलब
असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर अगर असेसी के बेसिस से सेटिस्फाइड नहीं है, एओ अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो कर रहे हो ठीक है, तो एओ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएगा और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहलाता है रूल 8D. ही विल अप्लाई अ रूल, दिस रूल इज कॉल्ड एज रूल 8D. इस रूल 8D के बेसिस पर वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाकर डिसअलावेंस करेगा. रूल 8D क्या है ये मुझे आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम में तो रूल 8D ही लगाने को आएगा. दे विल ऑलवेज से कि एओ रूल 8D के हिसाब से डिसअलावेंस करना चाहता है, रूल 8D के हिसाब से आप डिसअलावेंस करके बताओ. क्योंकि असेसी जो फॉर्मूला लगाएगा वो तो उसकी रीजनेबिलिटी पर है. जो असेसी अपनी तरफ से लगाएगा वो करने को अपने को नहीं आएगा. अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही आ सकता है एग्जाम में, नहीं तो हर व्यक्ति अपने समझदारी से अलग फॉर्मूला लगा दे, तो वैसा नहीं आएगा. अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा एंड द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज गिवन इन रूल 8D. सो ये 3 रूल्स है. रूल 1, एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डिसअलाउड है, खत्म. डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों खर्चे डिसअलाउड है. रूल 2, एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा डिसअलावेंस करने की जिम्मेदारी असेसी की है. असेसी रीजनेबल बेसिस पर खर्चा डिसअलाउ करे, रूल 2. एंड रूल 3, अगर असेसी का बेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर एओ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएगा एंड दैट इज रूल 8D. आप अपने नोट्स में ये तीनों रूल्स देख सकते हो. दे आर ऑल गिवन एंड फाइनली दे हैव गिवन द रूल 8D. सबसे पहला रूल, एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू अर्निंग एग्जम्प्ट इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शैल बी डिसअलाउड. रूल 1, expenditure for earning exempt income shall be disallowed. Rule 2, initial burden is on the assessee to identify and disallow the expenditure. assessee की जिम्मेदारी है कि वो खर्चा डिसअलाउ करे. That is second thing. And the third thing, however, if the AO is not satisfied with the correctness of the claim, एओ आपके क्लेम से सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो डिसअलावेंस कर रहे हो वो सही है. अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं है, ही विल अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज रूल 8D. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रूल 8D. तो अगली लाइन में लिखा है एज पर रूल 8D हाउ द डिसअलावेंस विल बी डन. अब अपने को बस ये फॉर्मूला समझना है, दैट्स इट. व्हाट डज रूल 8D से? रूल 8D कहता है कि एग्जम्प्ट इनकम कमाने के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो डायरेक्टली डिसअलाउ हो जाएंगे. जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो तो एज इट इज डिसअलाउ हो जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको डिसअलाउ करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1%. किसका 1%? एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स. खर्चे का 1% नहीं कह रहा हूं मैं, असेट्स का 1% कह रहा हूं. असेट्स भी दो तरह के, वो असेट्स जो हमने टैक्सेबल इनकम कमाने के लिए लगाए, वो असेट्स जो हमने एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए लगाए. यहां कौन से असेट्स की बात हो रही है? जो हमने एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए लगाए. समझो, देखो, बी रैशनल. खर्चे का 1% नहीं करना है. क्या होता है, हाथ में कैलकुलेटर आता है तो दिमाग में अपने को रहता है किसी का तो 1% करना है, जो फिगर सामने आया उसका कर दो. वैसा नहीं करना है. अपने को पहले ये समझो करना किसका 1% है. अपने को एक्सपेंडिचर का 1% नहीं करना है, अपने को असेट्स का 1% करना है. असेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक टैक्सेबल इनकम कमाने के, एक एग्जम्प्ट इनकम कमाने के. तो यहां कौन से असेट्स का 1% करना है? एग्जम्प्ट इनकम कमाने में जो असेट्स यूज किए हैं उसका 1% करना है. अब वो असेट्स का बैलेंस किस दिन का लेना है? साल भर असेट्स का बैलेंस चेंज होता रहा होगा. अप्रैल में कुछ होगा, मई में कुछ होगा. कब का बैलेंस लेना है? तो उन्होंने कहा एवरेज लेना है. एवरेज कैसे करेंगे? एवरेज कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मंथली ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज करो, और वो मंथली ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज का एनुअल एवरेज करो. बहुत सिंपल है. जैसे अप्रैल में आपको क्या करना है, 1 अप्रैल और 30 अप्रैल का जो असेट का बैलेंस है उसका एवरेज करो. ओपनिंग 1 अप्रैल को जो था
30 अप्रैल को जो है, इसका एवरेज करो, ये अप्रैल का एवरेज आ गया। मई में 1 मई और 31 मई का जो बैलेंस है उसका एवरेज कर लो। जून में ऐसे ही कर लो, 1 और 30 जून के असेट्स का एवरेज कर लो, 1 मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ऐसे आपके मंथली एवरेजेस आ गए। ये मंथली एवरेजेस का टोटल मारो और टोटल को डिवाइड बाय 12 करो, तो मंथली एवरेज का एनुअल एवरेज कर दो। ये ऐसा करने का नहीं आएगा, अभी कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है अपने सब्जेक्ट में। अपने सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है लॉ, है ना, लॉ का एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेटर का एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो दिस इज हाउ राइट यू हैव टू सॉल्व इट। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में जो पेपर आया था, पीपल सेड इट कि सर ऐसा पेपर आया था इनकम टैक्स का कि बिना कैलकुलेटर के पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सकता था। देयर वाज नो नीड, बिकॉज यू डोंट नीड एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेटर, you need application of your brain, that is what is required in our subject. So अभी उनका ये कहना है कि एवरेज जो फिगर आया उसका 1% कर दो और उसको डिसअलाउ कर दो। डिसअलाउ मतलब प्लस कर दो, डेबिटेड है डेबिट से हटा दो, ये फॉर्मूला है। अब अपने को करना क्या है, देखो ये मैं करके बताता हूं, समझना। एक एग्जाम्पल लेता हूं, सॉल्व करके बताता हूं। एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि असेसी हैज the following P&L account: taxable income, exempt income, taxable income, exempt income credited है, expenditure for earning taxable income and exempt income. These are direct expenses, they are given directly, right? So expenditure for earning taxable income, expenditure for earning exempt income, and we have some common expenses which cannot be allocated between taxable and exempt income directly. वो allocate नहीं हो सकते। ऑफिस का रेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, कार का डिप्रिसिएशन है, ऐसे खर्चे जो जिससे दोनों अपन करते हैं, हम allocate नहीं कर सकते कि ये टैक्सेबल इनकम से संबंधित है या exempt इनकम से संबंधित है। और ये दिया हुआ है, मान लो कुछ भी अपन एक फिगर ले लेते हैं 140, and finally our net profit comes out. You just calculate what is the net profit, 450. So that is our net profit. और फिर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी जाएगी और वो है एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स, ये एक फिगर दे दिया, मान लो 2000. You are required to calculate the total income. You are required to calculate the total income applying Rule 8D. Apply Rule 8D and calculate the total income. I will solve it. You just understand the concept, how it is done. ऐसा एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, P&L एक इंफॉर्मेशन, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स, और अभी आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम विच इज टैक्सेबल इनकम निकालनी है रूल 8D लगा के। आपको करना क्या पड़ेगा, देखो आप सबसे पहले लोगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, दैट इज ऑलवेज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 450। अब अपने को इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। P&L में एग्जम्प्ट इनकम क्रेडिटेड है, पर एग्जम्प्ट इनकम तो एग्जम्प्ट है। क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम एग्जम्प्ट है, इसको अपने को P&L से हटाना पड़ेगा। क्रेडिटेड है मतलब प्लस किया है, पर प्लस नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जम्प्ट है। तो अगर प्लस किया है और प्लस नहीं होना चाहिए तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो लेस एग्जम्प्ट इनकम। ठीक है, अभी मैं आपको देखो ये रिवर्स कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये आगे आपको किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी तो जस्ट एक इनिशियल फेज है अपने बैच का, आगे अपन इसको बहुत डिटेल में बहुत सारा इस पे क्वेश्चंस करेंगे। बट इट्स वेरी सिंपल, इट्स एक्चुअली स्कूल में जो अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते थे वो वाला बात है। क्रेडिटेड है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। दैट इज हाउ यू वर्ड इट इन दी स्कूल, कि डेबिट कर दोगे मतलब माइनस कर दोगे, दैट इज इट। अब
एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा P&L में डेबिटेड है। एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा P&L में डेबिटेड है। डेबिटेड है मतलब माइनस किया है, पर माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस किया है, माइनस नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे। तो अब क्या करें? एग्जम्प्ट इनकम कमाने के खर्चे को प्लस कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दोगे। तो अभी कितना दिया हुआ है? 220, उसको प्लस कर दोगे। सिंपली ये करना है। और फिर उसके बाद कॉमन एक्सपेंसेस। अब कॉमन एक्सपेंसेस को कैसे डिसअलाउ करोगे? रूल 8D के हिसाब से। रूल 8D ये कहता है कि आपके कॉमन एक्सपेंसेस हुए कितने, उस पर ध्यान मत दो। P&L में डेबिटेड है 140, इस पे ध्यान मत दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस आपको एक फॉर्मूला से डिसअलाउ करना है, और फॉर्मूला क्या है? 1%। किसका 1%? एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स, दैट इज 2000 का 1%, 20, उसको डिसअलाउ करना है। डिसअलाउ का मतलब अपन कहते हैं ऐड करना है। ऐड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग एग्जम्प्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिया 20, और ये ऐड करके अब अपना जो फाइनल फिगर आएगा वो होगा टैक्सेबल इनकम। एग्जम्प्ट इनकम भी बाहर कर दी, एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा भी बाहर कर दिया। सो व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट नाउ फाइनली इज टैक्सेबल इनकम। सो इन आवर एग्जांपल, हाउ मच इज द टैक्सेबल इनकम? 290। दिस यू कॉल इट एज टैक्सेबल इनकम, जिस पर इनकम टैक्स आपको लगेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। इस कंसेप्ट को समझो, ठीक है? आई होप यू आर क्लियर विद इट। एक क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन शीट में दिया है, वो भी जरूर सॉल्व कर लो, so that you get the idea how this entire proposition will happen. शीट में ये क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ जी। Will it be mentioned in the question whether it is annual what? Okay, this will be annual only. एंड क्योंकि देखो वर्डिंग्स लॉ की तो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, एवरेज निकालोगे कैसे? उसका फॉर्मूला है वो कि मंथली एवरेज का एनुअल एवरेज है। बाकी वर्डिंग्स तो वही है ना, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट, वही लिखा था अपन ने, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स। 20 कैसे आया सर? 2000 का 1%, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है 2000, उसका 1%। अरे वाह! So yesterday we had the result, and we have Samay who got cleared in both groups, right? And he has also exemption in the subject of tax. And what's your total? 482. 482 is the phenomenal result he has got. Phenomenal marks he has got. So, आप यहाँ आ जाओ भाई। बिल्कुल, मैं I'll keep it one, मैं बाद में लेता हूँ। What I suggest, what I request you all is, you whatever queries you have कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, वो आप you have the person right in front of you who has got it right through across. So you may ask him. You may also share something. आप क्या कैसे पढ़ा आपने, क्या रहा? खास तौर पे थ्योरी, और इतने कम वो जो पेंडेमिक वाला फेज था उसमें यू हैड एक्चुअली, वी स्टार्टेड विथ आवर बैचेस लास्ट ईयर। इट स्टार्टेड फिजिकली, बैच चालू थी, यहाँ हमने थोड़े दिन पढ़ा, और अचानक से हमने कहा कि अब देखो कल से 15 दिन के लिए बैच बंद कर रहे हैं, और 15 दिन मतलब पूरी बैच हो गई वो फिर। दैट इज हाउ इट हैपेंड। तो आप कैसे उस समय टफ टाइम्स में आपने पढ़ाई की? ऑल विथ यू। हाँ, मैं इसी रूम में यहाँ पे बैठता था, यहाँ पे। हाँ, और तरुण सर, मतलब शरारत होती थी उनकी क्लास में मेरे से थोड़ी, और मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वीक है, इसलिए मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था।
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेरे को सिर्फ अकाउंट्स में एग्जाम्शन है, बाकी सब में 60 से कम है। मेरे को टैक्स में एग्जाम्शन है, ऑडिट में एग्जाम्शन है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल से पता था, उम्मीद नहीं थी इतनी। और टैक्सेशन के लिए अगर स्पेशली बात करूं, क्योंकि बहुत टफ लगता है, मॉड्यूल पढ़ना तो नहीं, देखने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। मतलब 9 महीने में प्रैक्टिकली देखो तो पढ़ ही नहीं सकते। तो आपको वो जो मॉड्यूल जैसा समंदर है ना, उसके मोती 200 पन्ने में मिलेंगे। सर की एक बुक मिलेगी आपको, सर की एक बुक है, और बोलना नहीं चाहिए पर मॉड्यूल से बेटर है ऐसा। ठीक है, नहीं नहीं मतलब, क्योंकि क्योंकि इतना वास्ट वो सब्जेक्ट है, उसको इतना प्रिसाइज, इतना क्लियर करना, और वो 200 पन्नों का आप बार बार पढ़ते हो। सर ना क्लास में पढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी बातें बताएंगे, कि बार बार रीडिंग लगाते जाना, ये वो सब चीज़ें भी याद रखना, एंड में रिग्रेट होता नहीं तो। मतलब सर आज बोलते हैं, अपन वैल्यू नहीं करते हैं, बाद में बहुत रिग्रेट होता है। आज जो सर बोल रहे हैं ना ये चीज़, की ये ऐसे पढ़ लेना, वो भी लिख लेना कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि वही हेल्प करने वाला है। क्योंकि टैक्स आखिरी में खुद नहीं पढ़ सकते आप। और टैक्स में मैं बहुत डरा हुआ था पहले, कि मेरे को 40 भी आ जाए तो बहुत है, बट फिर साथ में एग्जाम्शन आया। जीएसटी भी अच्छा गया था, और इनकम टैक्स में मैं टफ था, हो सकता है इनकम टैक्स में कम मार्क्स हो, बट एट द एंड क्योंकि वो बहुत टफ है। पर एग्जाम्शन लाया हूँ तो मैं खुद तो नहीं लाया हूँ, सर की वजह से ही लाया हूँ वो। बस यही है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑडिट में मेरे को 62 मार्क्स आए हैं। और ऑडिट के जैसे आपको नोट्स तो मिलते हैं, पर वो सर क्लास में ही बनवाते हैं, असीम सर। वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो प्रिसाइज रहते हैं। हाँ, कॉपी में ऑडिट की मॉड्यूल छोटी है, तो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और मॉड्यूल की जितनी ज़्यादा रीडिंग्स हों, उतनी ज़्यादा मॉड्यूल की लैंग्वेज दिमाग में बैठ जाती है, तो वहाँ पर लिखते हैं तो वो भी वही निकलती है। और जितने ज़्यादा रिविजन्स हो थ्योरी में, उतना बेटर है। अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो, यही बस। थ्योरी इतने ना, और हैंड रिटन मतलब सिर्फ रीड करना नहीं, अगर लिख के ट्राई करो तो बेटर है। और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं। जैसे इनकरेक्ट करेक्ट 14 मार्क्स के हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा वेराइटी नहीं है, वो रिपीट हो जाते हैं। और आपको असीम सर की बुक में करीब ऐसे 300 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाहर जाता ही नहीं है। वो कर लेना आप, बहुत है। और टैक्स में कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको क्लास में एक बात सर बार बार बोलेंगे, कि चीज़ों को बार बार पढ़ना। आपके चैप्टर्स में प्रायोरिटीज दी होगी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, उस हिसाब से पढ़ना। और सर कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी कैसे 70-80 क्वेश्चंस। पिछले बार 2-2 बार करवाए, मतलब सर ने एक बार कराया, फिर पूछा तो दूसरी बार भी कर लो। तो वो क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। मॉड्यूल मॉड्यूल भी करना, क्वेश्चंस मॉड्यूल के इम्पोर्टेंट है। और अगर टैक्सेशन में ज़्यादातर सेक्शंस अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। जैसे टीडीएस टीसीएस में सेक्शंस याद हो सकते हैं, मतलब अच्छा है। पीजीबीबी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इनसे आना ही है, और इसमें सेक्शन हो तो सोने पे सुहागा है वहाँ पर। तो बस इतना ही है। और बाकी लॉ में मेरे 55 थे, लॉ में 55 थे। आई नीड वी नीड टू अप्रिशिएट कि आपका थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो थ्योरी में जैसा आपने पढ़ा, मतलब वो एक बेंचमार्क है हमारे लिए। क्योंकि थ्योरी सबके लिए ऐसा जनरली होता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए थ्योरी को कैसे पढ़े, ये चीज़ हमें आपसे ज़्यादा पूछनी चाहिए या सीखनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि वो टैक्स में सेक्शन नंबर पढ़ लेना, रट लेना, तो आपने तो कह दिया क्योंकि आप कहते हो थ्योरी स्ट्रांग है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बाकी सबके लिए। याद कैसे रखते थे आप, वो आप बताओ, कैसे याद रखते थे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। टैक्स के लिए आप चार्ट्स बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास रूम नहीं है सेपरेट, मैं मंदिर में मतलब घर का ही जो मंदिर होता है वहाँ पे, तो वो इनफ था मतलब स्पेस, तो मैं चार्ट्स बना के जैसे लगा लेता था। और जैसे कुछ सर ने जैसे पीजीबीबी में 4 रूल्स लिखवाए थे डेप्रिसिएशन के, वो बोला था वो इनफ है। तो ये चीज़ें लिख के आप कहीं या तो चिपका लो या एक कॉपी बना लो। और सर बार बार यही बोलते, इनफ रीडिंग होनी चाहिए, बार बार रीडिंग, ये पन्नों के मतलब आंखों के आगे से बार बार निकलने चाहिए। तो वहाँ ये चीज़ याद आ जाती है, वहाँ ये चीज़ याद आ जाती है।
और आप चार्ट्स बना सकते हो सेक्शंस के, वो सेक्शंस को टुकड़ों में याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं रहता कि इधर उधर बिखरे हुए हैं, चैप्टर वाइज सेक्शंस है, तो आपको पता रहता है इस चैप्टर के सेक्शंस यहाँ पर है, तो ऐसे क्लिक होते होते आप सेक्शन तक पहुँच सकते हो और उसको यूँ याद रख सकते हो। दैट्स इट। आप आपका जैसे यहाँ पे सर पढ़ाते जाते हैं। हम्म। जैसे सर पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप, इतना टाइम नहीं मिलता है, पर अगर सैटरडे संडे वीकेंड्स पे आप टाइम निकाल सकते हो या थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो तो आप पढ़ सकते हो। और रिवीजन स्ट्रैटेजी शायद एग्जाम प्रिपरेशन के बाद की पूछ रहे हो ना, क्लासेस के बाद की, उसमें आप ऐसा रखो कि डे जितना, जैसे 15-20 दिन 25 दिन आप दे सकते हो, एक दिन में एक सब्जेक्ट लेना मेरे को नहीं जमता थोड़ा, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट हो तो माइंड भी क्या फ्रेश रहता है, एक ही सब्जेक्ट में बहुत टाइम चला जाता है। और रिविजन स्ट्रैटेजी इतनी कि रिटर्न ज़्यादा बेटर रहता है रीड या याद करने से, रिटर्न बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो लिख के आप कर सकते हो ट्राई। और जो छोटी सर ना जैसे इस पे पढ़ाते जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बस क्रक्स में लिखते जाते हैं, वो भी आप देखने की बजाय अगर साथ साथ लिखते भी जाओ तो आपको याद रह जाएगी। तो वो 200 पन्ने में भी इतना पूरा, तो बहुत सारा तो अभी याद हो जाएगा, क्लास की बातें सुन के याद हो जाता है। क्लास में बहुत ध्यान, टैक्स में नींद आती है मेरे को पता है, पर पर वो सबसे बड़ी वही गलती है, क्योंकि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई है ना वही वहाँ याद आती है, क्योंकि रटा रटाया वहाँ पे क्लिक नहीं होगा, पर क्लास के कंसेप्ट सिखाए हुए वहाँ ज़रूर क्लिक हो जाता है। बस इसका ध्यान रखना है। एग्जाम जैसे टेस्ट होते हैं क्लास में, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं वो आपने अटेंड किए थे, और उसका क्या आपका रिव्यू है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना सिंसियरली देना चाहिए? जो टेस्ट होते थे हमारे 3-4 मॉक टेस्ट हुए थे सब में, और जैसे एक बार हर्षित सर के साथ एक बार भी हुआ था कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि अकाउंट्स का सेकंड मॉक टेस्ट हो चुका है 1 हफ्ते पहले, और ग्रुप पे थर्ड आया, तो मैंने उनसे पूछा कि थर्ड क्यों, सेकंड होगा अभी तो बोले सेकंड कब हुआ, तो बोले तुमको यही नहीं पता है, 1 हफ्ते पहले हो चुका है, सब लोग दे चुके हैं, और मैं सेकंड का वेट कर रहा हूँ कि कब होगा, और थर्ड मॉक टेस्ट आ गया एकदम से। तो यही था कि मॉक टेस्ट बस छूटने नहीं चाहिए, और छूट भी जाए आप 2-3 दिन डिले होकर दे सकते हो, अपना सेल्फ दे सकते हो, पर देना ज़रूर, वो बहुत काम आते हैं, क्योंकि टैक्स और इनमें पढ़ लोगे पर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, कंसेप्ट को कैसे लगाना है, वो आपको समझ आएगा। और मॉक टेस्ट देने में शायद कोई नुकसान नहीं है, अगर आपको मार्क्स नहीं भी आते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, वो अच्छी बात है, उससे ही मेरे भी शुरुआत में कम आए हैं, अभी भी कुछ ठीक है, अभी भी इतने नहीं है, एग्जाम में भी इतने कुछ नहीं है, बट हेल्प करेगी ये आपको, मॉक टेस्ट भी हेल्प करेगा। आपको भी पता है, मेरे को बताने की सही में ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता है कि मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेगा। और बस बार बार आप रिविजन्स करते जाओ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको लिखते जाओ, ताकि आपका एंड में टाइम कम लगे रिविजन्स में। एग्जाम हॉल में जैसे अपन पेपर देते 3 घंटे, तो समय सफिशिएंट होता है 3 घंटे में पेपर हो जाता है? क्योंकि जनरली कई लोगों का ऐसा कंस्ट्रेंट रहता है कि पेपर नहीं हो पाता या कुछ छूट जाता है, या आई मीन व्हाट इज योर रिव्यू कि 3 घंटे में पेपर हो जाता है, एंड सब क्वेश्चंस अपने को आते हैं, ऐसा कुछ मिस हो जाते हैं क्या, भले ही अपन पूरा पढ़ के जाते हैं तो भी? सब क्वेश्चंस हो सकता है नहीं आए, पर उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, वहीं पे जजमेंट लेना, वहीं पे डिसीजन लेना। एमसीक्यू पहले कर, अगर एमसीक्यू इजी लगते हैं तो पहले कर लो, अगर थ्योरी लगती है पहले प्रैक्टिकल, वो रिटन जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो इजी लगता है, वहीं पे जजमेंट लेना, वहीं पे डिसीजन लेना है, बिल्कुल काम और कूल रहना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे वही डिसाइड करते हैं फिर कि रिजल्ट कैसा रहने वाला है, भले ही पहले मेहनत अच्छी हो, 3 घंटे बिगड़ गए तो पूरा बिगड़ सकता है। तो और 3 घंटे चाहे सफिशियंसी की बात है, और तो हो सकता है किसी के लिए हो किसी के लिए नहीं हो, कितनी प्रैक्टिस है आपकी, रिटर्न कितने फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा, प्रैक्टिस करते जाओ तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी टैक्सेशन में। जैसे बहुत सारी चीज़ें करने के बाद अपन एंड में भूल जाते हैं कि ये भी करना था, इसका डिडक्शन देना था, मैंने डिडक्शंस दे दिए पर उन डिडक्शंस को ऊपर इनकम तो गिना ही नहीं था, मैं घर आके ये नोटिस किया था। तो वो जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी कि नीचे डिडक्शन दिया है तो ऊपर इनकम भी तो काउंट करना है उसको पहले। ये मेरी सिली मिस्टेक्स थी बहुत सारी, और बस दैट्स इट। So we all wish him a very great success in future. All the best wishes to you. Thank you very much. Best wishes, brother. Thank you. अच्छा, एक और क्वेरी है, यस प्लीज।
पढ़ाई क्योंकि लॉकडाउन में की थी तो मैं दिन में सोता था और रात को पढ़ाई कर लेता था। हाँ हाँ, हर्षित सर के पास टेक्स्ट भी होंगे मेरे रात के, कोई कुछ डाउट वाउट कुछ या सिक्सटी फाइव। थैंक यू, सो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू। अभी अपन आ जाते क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन 20, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन 20। आपको पता होगा कल और परसों संडे मंडे वी डोंट हैव क्लासेस, होली हॉलीडे है, तो ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है, सो वी डोंट हैव क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 2 days। तो आज अच्छे से पढ़ लो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये अपने सामने है, देखो बहुत ही सिंपल है मेरे ख्याल से, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व इट, राइट? डन विथ दिस? एनीबडी स्टिल डूइंग इट? देखो कैसे किया मैंने। आई स्टार्टेड विथ नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, उसमें मैंने एग्जम्प्ट इनकम को माइनस कर दिया, और फिर उसमें जो एग्जम्प्ट इनकम कमाने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको ऐड बैक कर दिया, डिसअलाउ कर दिया, और एग्जम्प्ट इनकम कमाने के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसके लिए मैंने लगा दिया 1% ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स। तो 6000 का 1% निकाला 60, और उसको ऐड कर दिया। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 1 मिनट ले लो, सॉल्व कर लो, जिन्होंने नहीं किया होगा बहुत सारे लोगों ने, सी इट एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन एंड आंसर बोथ आर विथ यू, राइट? यू सॉल्व इट। देखो अभी क्लियरली लिखा है, मैं आई नीड नॉट से इट, एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस, मतलब ये एनुअल एवरेज है ना, ये मंथली एवरेज नहीं है। एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस बेसिकली एनुअल एवरेज, और इसी का 1% निकालेंगे तो 6000 का 1% निकाला तो 60 आ जाएगा। 1% क्यों निकाला? क्योंकि कानून में दिया है, ठीक है। 1% क्यों निकाला? क्योंकि लॉ में दिया है 1% ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स लेते हैं। सो दैट इज हाउ वी हैव डन इट, राइट? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 20। एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, उसको भी अपन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट वी क्लोज दिस चैप्टर विथ ऑल फाइनलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब आपको करना था, मेरे को डिस्कस करना है, वो मेरी तरफ से ये बचा है उसमें कि मैं डिस्कस कर लूं। सो फ्रॉम माय साइड आई एम एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो इसमें हमारा असेसी है मुर्तुजा रजाक उल अर्जाई, एंड ये जो है ये ही हैज़ बीन इन अफगानिस्तान फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, एंड नाउ ही वॉज इन इंडिया ऑल्सो, ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, ही वॉज इन इंडिया, और अभी उसके डेट्स दी हुई है कब कब वो इंडिया में था कब नहीं था। एंड फाइनली ये सब डेटा के बेसिस पे सबसे पहले तो अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, और क्वेश्चन के आखिरी में व्हाट इफ भी दिया है, व्हाट इफ अगर वो इंडिया को इस तारीख से चला गया होता तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा। एक बार टेकिंग हिम एज अ नॉन रेसिडेंट, राइट, बिकॉज उसका जो स्टे है उससे वो नॉन रेसिडेंट आ जाएगा, और एक बार टेकिंग हिम एज अ रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट, उसका स्टे उस हिसाब से ROR वाला आ जाएगा। तो यू हैव टू डू इट। इस क्वेश्चन में एक खास बात यह है कि वी हैड टू टेक द फाइनेंशियल ईयर 1920। वो डेट्स इसमें जो दी गई हैं they are given for the financial year 1920 which is assessment year 2021,
that is something which I don't know, I missed saying it while you solved it or not. तो ये आप ध्यान रख के क्वेश्चन करना कि फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के हिसाब से ये पूरा मैकेनिज्म, पूरा मैथमेटिक्स दिया हुआ है. अब विद दिस सेड, अपन को सिंपली ये करना है कि उसकी इनकम को कैलकुलेट कर करके बताना है कि ये टैक्सेबल है और इंडिया के स्कोप में आती है, एग्जम्प्ट इनकम, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स. फाइनली सबको अप्लाई करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो सबसे पहली इनकम दी गई है, इनकम फ्रॉम सैलरी इन अफगानिस्तान रिसीव्ड इन अफगानिस्तान. सो इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट, this is not taxable in India. It does not fall in the scope of income tax. But if he is a resident, an ordinary resident, then this income is taxable on residence rule. तो वो taxable हो जाएगा. फिर income from salary in Syria received in India. तो ये received in India अपने को पता है, the moment you say it is received in India, it is taxable in India. भले ही वो non resident हो तो भी taxable है, भले ही वो ordinary resident हो तो भी taxable है. इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, बट ये उज्बेकिस्तान में है तो इंडिया के बाहर खेती करना, खेती होता ही नहीं है. इसको स्प्लिट नहीं करेंगे एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में, क्योंकि इट इज आउट ऑफ इंडिया. अब इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया. इट इज नॉट रिसीव्ड, नॉट अक्रूड इन इंडिया. अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो नॉट टैक्सेबल, अगर ये रेसिडेंट है तो टैक्सेबल. पूरा टैक्सेबल इनकम के कॉलम में लिखेंगे पूरा. फिर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इराक रिसीव्ड इन इंडिया. तो अगेन इसको स्प्लिट नहीं करेंगे एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में. अगर ये मतलब दोनों केसेस में रिसिट रूल पर ये इंडिया में टैक्सेबल है, रिसिट रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल है. एंड देन इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी इन इंडिया. तो देखो ग्रोइंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग वगैरह सब लिखा है, तो अपना रेशो क्या रहेगा, 40-60 या 25-75? 40-60. वी विल स्प्लिट इट इन द रेशो ऑफ 40-60. 40 क्या होगा, टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? 40 इज टैक्सेबल है ना, कम वाला हमेशा टैक्सेबल होता है. नॉन रेसिडेंट हो, ROR वगैरह कुछ भी हो, इट इज 40-60 रेशो में इसको स्प्लिट करेंगे. इनकम फ्रॉम ग्रोइंग वेजिटेबल इन इंडिया, तो ये एग्रीकल्चर इनकम के कॉलम में लिख देंगे. दो कॉलम बनाएंगे अपन, एग्रीकल्चर इनकम के कॉलम में इसको लिख देंगे. और इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, हमको पता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में 3500 रुपए एग्जम्प्ट होता है, बचा हुआ पोर्शन टैक्सेबल होता है, तो उस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज डन. एंड राइट, अभी वो सब स्टे वगैरह निकाल के अपन ने देखा है. अगर वो वैसा है तो नॉन रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे आया, और ये सब अपने सामने कि क्या क्या किया अपन ने. एंड देन फिर वो टैक्स 3 स्टेप्स में निकाल दिया. स्टेप 1 एग्रीकल्चर इनकम और टैक्सेबल इनकम को ऐड करके टैक्स निकाला. स्टेप 2 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाला. एंड स्टेप 3 दोनों का डिफरेंस प्लस 4% सेस. अगर ये ROR है तो भी वही किया अपन ने, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व किया. सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर. आई डोंट नो, यू मस्ट हैव गॉट दिस आंसर्स. मैंने तब बोला था आपने, हो सकता है कि इसका स्नैपशॉट ले लिया हो, नहीं लिया हो तो एक बार कंपेयर कर लो, 2 मिनट देख लो कि आंसर क्या है. दिस इज अ सिचुएशन व्हेन ही इज अ नॉन रेसिडेंट. 2 मिनट देख लो इसको. व्हाट इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट? दिस इज द आंसर. अच्छा, राउंडिंग ऑफ भी करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, वो याद रखना है. एंड दिस इज द आंसर इफ ही इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गेट इट. ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन होता है. अब विद दिस सेड, अभी डेज वगैरह तो सही आ गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन नहीं है. आप देखो तारीखें देख के सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा. कब वो इंडिया से गया, कब इंडिया में आया, उसको देख के सॉल्व कर लेना. 8 जुलाई से 20 अगस्त निकालोगे शायद 44 डेज आ जाएगा. और ऐसे ही वो 8 जुलाई से 10 फरवरी निकालोगे तो वो शायद 100 एंड 200 एंड कुछ डेज आ जाएगा. तो वो करोगे तो आ जाएगा. ठीक है, करना पड़ेगा उसके लिए आपको कैलकुलेशन. दिस इज व्हाट इज देयर.
So with this said, we are through with the chapter of exempt income, and we are through with the first 3 chapters of our syllabus, that is dealing with the charge of income tax. All these 3 first chapters actually deal with the charge of the income tax. अब इसके बाद हमको अपने सिलेबस में 2 सेगमेंट्स पढ़ने हैं. एक है द कंप्यूटेशन और एक है द प्रोसीजर्स. The computation of tax, computation of income, and the procedures. Before I proceed into the next chapter, I'll just take you back to this chart which was on page number 13. इस चार्ट को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से पूरा अपना सिलेबस अपन ने समराइज किया था. इसमें से पहले के ये जो 2-3-4 पॉइंट्स लिखे हैं ये हो गए अपने शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, बेसिस ऑफ चार्ज एंड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम. ये पढ़ के अपने को चार्ज वाला सेगमेंट हो गया. अब एक तो अपने को पढ़ना है कंप्यूटेशन, जो यहां से 4th पॉइंट से चालू होगा. उसमें आएंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम. नोट्स सब आपके साथ हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें लिखी हुई एक एक लाइन एक एक चैप्टर है. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये एक एक चैप्टर है. उसके बाद है क्लबिंग, एग्रीगेशन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी एक एक चैप्टर है. इंडेक्स से देख लो आप, ठीक है. उसके बाद आप देखोगे चैप्टर 6 से डिडक्शन एक चैप्टर है. ये सब कंप्यूटेशन है. और चैप्टर 6 से डिडक्शन देकर अपना फाइनली इनकम आती है जो कहलाती है टोटल इनकम. टोटल इनकम पे टैक्स लगता है. और फिर आप देखोगे आगे और चैप्टर्स हैं, जैसे इनकम टैक्स का अथॉरिटीज कौन है, इनकम टैक्स में रिटर्न कैसे भरा जाता है, ये प्रोसीजर है. दिस इज प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स. हाउ टू फाइल अ रिटर्न, तो रिटर्न का एक चैप्टर है. टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, और फिर टैक्स नहीं भरा तो ब्याज लगता है तो उसका एक चैप्टर है. तो ये सब अपने नोट्स में चैप्टर है. और फिर एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है. आपने टैक्स कैलकुलेशन में यहाँ पे देखा कि कोई को भी टैक्स लगता है तो 2 तरीके से लग सकता है. एक होता है रेगुलर टैक्स और एक होता है ऑल्टरनेट टैक्स. तो ऑल्टरनेट टैक्स का कंपनी में होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, अदर देन कंपनी में होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का भी एक चैप्टर है. दीज आर ऑल द चैप्टर्स एक्चुअली यू हैव इन योर सिलेबस. अपन क्या करेंगे कि अपन रेंडमली कोई भी चैप्टर उठा के अब पढ़ सकते हैं. वी कैन स्टडी. कभी मैं बोलूंगा चलो अभी थ्योरी थोड़ा पढ़ लो, फिर मैं बोलूंगा अच्छा वो बहुत थ्योरी पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लो कंप्यूटेशन का, फिर कंप्यूटेशन का एक आध चैप्टर करके थ्योरी भी पढ़ सकते हैं. क्योंकि कोई भी चैप्टर अपन पढ़ो अपने को फ्रेमवर्क पता है, हम अपने सिलेबस का कौन सा सेगमेंट पढ़ रहे हैं वो अपने को पता है. सो वी कैन गो एनी वेज दैट वे. तो इस तरीके से हम पूरी चीज करने वाले आगे. बट बिफोर वी गो फर्दर, अभी रेंडमली मैं एक अपना चैप्टर पसंद से लूंगा. उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उस पर ध्यान दो कि अभी देखो 3 चैप्टर्स अपने हो गए. अब इसके बाद अपने को क्या करना चाहिए, खुद से ये करना चाहिए कि अपने को मॉड्यूल के क्वेश्चंस अब सॉल्व करने चाहिए. मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ना मतलब सच में बहुत मुश्किल है, और मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है. अपने को सिर्फ मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने चाहिए. क्वेश्चंस इसलिए करने चाहिए क्योंकि मॉड्यूल में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं. एक है इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशंस मतलब उन्होंने कोई भी कंसेप्ट को समझाने के लिए अपनी तरफ से छोटे छोटे पॉइंट पर एग्जाम्पल्स दिए, दे आर द इलस्ट्रेशंस. और एक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर रियल एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट अटेम्प्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस है. तो अपने को एट द फर्स्ट लेवल तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे हमको यह पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. अभी 3 चैप्टर पढ़ते पढ़ते कई बार ये क्वेश्चन मन में आया कि सर एग्जाम में भी ऐसे ही आता है क्या. दैट इज समथिंग विच यू वुड बी वंडरिंग कि ऐसे ही आता है क्या बस एग्जाम में. कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो भी ऐसा मन में आएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो भी ऐसा लगेगा ऐसा क्वेश्चन आता होगा क्या एग्जाम में. सो यू शुड टेस्ट योर सेल्फ कि जो क्लास में आप पढ़ रहे हो
क्या वो एग्जाम के लेवल का भी है कि नहीं? अगर नहीं है तो अपने को कुछ और पढ़ना चाहिए. तो वी शुड योरसेल्फ यू शुड टेस्ट कि क्या हम एग्जाम लेवल तक का पढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं. दैट इज द क्वेश्चन विच फ्रॉम माई साइड आई एम पुटिंग अप. लेट अस बी ओपन एंड सी कि क्या हम एग्जाम लेवल का पढ़ रहे हैं कि नहीं. तो आप पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करो, मॉड्यूल से करो. तो फर्स्ट लेवल पे आप सारे प्रैक्टिस और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो तीनों चैप्टर के, और फिर और समय मिले तो इलस्ट्रेशंस भी कर लो तीनों चैप्टर के. ठीक है, और प्रैक्टिस हो जाएगी. इलस्ट्रेशंस ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो मत करो. एक्सरसाइज क्वेश्चन करना कंपलसरी है. वो नहीं किया तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि एग्जाम का लेवल क्या है. तो ये चीज आपको कर लेनी चाहिए. उनको आप एक हफ्ते का मैं समय देता हूं, आप उसमें कर लो. उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में, मतलब क्वेरी बेस्ड. एक एक क्वेश्चन वापस से ऐसा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है. हम उसमें क्वेरी बेस्ड डिस्कशन कर लेंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, तो वी विल डिस्कस एंड सॉल्व इट, वी विल रिजॉल्व इट. सो से अभी टुडे सैटरडे एंड यू विल हैव हॉलीडेज कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीक. अभी 2 दिन की छुट्टी तो है ही, उसके बाद भी और एक आध हो सकती है. तो लेट अस से नेक्स्ट सैटरडे तक मॉड्यूल के ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर्स आप कर लेना. और ये तीनों चैप्टर्स को करके नेक्स्ट सैटरडे को हम क्लास में डिस्कशन कर लेंगे कि उसमें कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, अपन रिजॉल्व कर लेंगे. एंड साथ ही साथ में थोड़ी प्रेजेंटेशन की भी बात कर लूँगा कि कैसे प्रेजेंट करना, सो दैट वो भी क्लैरिटी अपनी डेवलप होती जाए. उसके काफ़ी मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा. और फिर उसके एक हफ्ते बाद अपन एक टेस्ट भी रख लेंगे जिसमें ये तीनों चैप्टर अपने रिवाइज हो जाए अपने लेवल पे हर तरीके से. ऐसा कर लेंगे. सो आई थिंक दिस इज हाउ सिस्टमैटिकली वी कैन प्रोसीड. सो प्लीज सॉल्व दी फर्स्ट 3 चैप्टर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल. एक चीज मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मॉड्यूल क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ऐसी क्वेरी आएगी कि सर ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं. सर उसमें तो एसीजेड का क्वेश्चन दिया, एसीजेड तो पढ़ा ही नहीं अपन ने. तो वो नहीं पढ़ा अपन ने, अपन कहीं और पढ़ने वाले उसको किसी और चैप्टर के साथ, इसलिए वो क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो. ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको जिसमें एसीजेड का कोई क्वेश्चन रहेगा, एचआरए का कोई क्वेश्चन रहेगा, वो अपन किसी और लेवल पर पढ़ेंगे. इसलिए अगर उससे संबंधित कोई क्वेरी है तो क्वेरी मतलब एक्चुअली वो पेंडिंग ही रहने दो, क्योंकि अपन कहीं और पढ़ेंगे तभी वो समझ आएगा. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी क्लियर विथ while solving the module questions. I think I have said it very precisely. ठीक है, अभी ध्यान रखना है इस बात को. चलो ये बात अपनी हो जाती है. अब अपन स्टार्ट करते हैं रेंडमली एक चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम. रेंडमली इसको पढ़ते हैं, समझो, नहीं भूलोगे. बहुत अच्छा चैप्टर है. चालू करते हैं अपन. और बेसिकली आज मैं आपको चैप्टर को बहुत इनिशियल फेज पे पढ़ाऊंगा, पूरा नहीं खत्म होगा. एक छोटा सा चैप्टर है, 1.5 दिन लगता है उसको पढ़ने में. एग्जाम का उसका वेटेज 0 to 3 मार्क्स. ठीक है, 90% प्रोबेबिलिटी है कि उसका वेटेज 0 मार्क्स रहने वाला है. आएगा तो कभी 1 नंबर, 2 नंबर, या मैक्सिमम 3 नंबर तक का आ सकता है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, पर रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम का चैप्टर है. जब आप सीए बन जाओगे तो 90% टाइम आपका इसमें जा सकता है, इस चैप्टर में. तो इसलिए समझ लो, इसको प्रैक्टिकली काम आएगा. ये चैप्टर डील करता है, इसका नाम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम. अपने नोट्स में इट इज गिवन ऑन आई थिंक पेज नंबर 140. गो टू द पेज 140. यू विल सी दिस चैप्टर एग्रीगेशन ऑफ इनकम. अब ये चैप्टर की फिलॉसॉफी ब्लैक मनी को टैक्स करने की है. दिस चैप्टर इज अबाउट द ब्लैक मनी. वो आपको याद होगा पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि ब्लैक मनी पे जो टैक्स लगता है वो 60% पे लगता है. ब्लैक मनी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 68 to 69D. ऐसे सेक्शन लिखे थे, अभी
सेक्शन नंबर कौन याद रखता है? ब्लैक मनी का जो सेक्शन है, सेक्शन 68 टू 69D, उसके ऊपर टैक्स लगता है एट 60%, और वो टैक्स का सेक्शन भी है 115BBE, जिसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है। अब ये चैप्टर विल बी कवरिंग दैट सेक्शन 68, 69, 69ABCD। ये चैप्टर की फिलॉसफी क्या है? सेक्शन 68 टू 69D की फिलॉसफी है कि हमने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया होगा जो ब्लैक मनी से संबंधित है। इनकम टैक्स वाले उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उसको टैक्स करेंगे, ये पूरे चैप्टर की थीम है। ब्लैक मनी को आइडेंटिफाई करके टैक्स कैसे किया जाएगा, उसकी ये थीम है। ठीक है, ये एक छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर वो रेड वगैरह नहीं है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, वैसा नहीं है, वो अलग सब्जेक्ट है। ये है कि अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया है ब्लैक मनी संबंधित, तो हाउ दे विल आइडेंटिफाई, हाउ दे विल क्वेश्चन यू एंड टैक्स इट। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 68। इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं कैश क्रेडिट। सेक्शन 68 को हम कहते हैं कैश क्रेडिट। अब ये है क्या सेक्शन 68, वो समझो, समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये सेक्शन की फिलॉसफी क्या है वो समझो। अभी देखो, कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, बहुत पैसा है, पर व्हाइट में पैसा नहीं है। व्हाइट और ब्लैक तो पता है ना? व्हाइट मतलब क्या? अकाउंटेड, एक नंबर में है ना, जो जिसपे अपन ने टैक्स दिया, रिकॉर्डेड, व्हाइट में है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्लैक मतलब जो तिजोरी में पड़ा है, अनअकाउंटेड, अंडर द टेबल कमाया, सेल्स की बिल नहीं फाड़े, दैट वे। तो ऐसा ब्लैक मनी बहुत है। अब हमारे एक असेसी हैं, उनका नाम अपन रखते हैं सेठ जी। सेठ जी हैं ये, और अपने सेठ जी के पास तिजोरी में, ऐसे ही उन्होंने तिजोरी खोल के देखी, तिजोरी में 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। बहुत पैसे हैं। पर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा, उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश इन हैंड कितना आ रहा है? वो आ रहा है 500 रुपए। अब वैसे तो उनके पास अगर बुक्स में 500 रुपए का कैश है तो 500 रुपए होने चाहिए, पर तिजोरी में 5 करोड़ है, तो बाकी पैसा कहां से आया? ब्लैक मनी है, सिंपल बात है। अब सेठ जी को मैं ऐसा कहता हूं कि एक बीमारी है। इनकम टैक्स में एक बीमारी होती है, और वो बीमारी होती है व्हाइट की बीमारी। उनके पास व्हाइट नहीं है, पैसा बहुत है पर व्हाइट में पैसा नहीं है। व्हाइट में पैसा नहीं होना एक बीमारी इसलिए है क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पाते। उनको मान लो बिजनेस में खर्चा करना है, कुछ एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। अब सैलरी देने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? वो अकाउंटिंग एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक समथिंग, राइट? तो अभी कैश में सैलरी कैसे दे? उनकी बुक्स में 500 रुपए है, एम्प्लॉय को देना है 15,000 रुपए की सैलरी। 15,000 का कैश पेमेंट बुक्स में कैसे दिखाए? दैट इज अ प्रॉब्लम। कैश बैलेंस वी नो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब उनके पास 500 रुपए ही है बुक्स में, तो 15,000 का पेमेंट तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता है। दैट इज ऑब्वियस थिंग, राइट? तो अभी वो परेशान है बहुत कि कोई भी खर्चा करने जाओ तो व्हाइट में कर ही नहीं पाते, क्योंकि खर्चा डेबिट कैसे करें, रिकॉर्ड कैसे करें एक नंबर में? खर्चा रिकॉर्ड कैसे करें एक नंबर में? खर्चे तो करने पड़ते हैं, और खर्चे एक नंबर में डालना चाहते हैं अपन। प्रॉफिट के लिए तो कम करना है ना, खर्चे डालने पड़ते हैं। तो खर्चा कैसे डालें साहब, क्योंकि व्हाइट की प्रॉब्लम है अपने को। अब क्या करें? वो परेशान है। परेशान व्यक्ति जाता है अपने सीए के पास, और उन्होंने कहा साहब अभी पैसा नहीं है साहब अपने पास। सेठ जी ने सीए को क्या कहा? पैसा नहीं है। सीए ने कहा बैंक से लोन ले लो। सेठ जी ने कहा पैसा तो इतना है कि बैंक को लोन दे दूं मैं। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम व्हाइट में पैसे की है।
माई प्रॉब्लम इज व्हाइट में नहीं है पैसा, क्या करूं साहब? तो सीए ने कहा ठीक है, अपन रास्ता निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। अब रास्ता कुछ ऐसा निकला कि सेठ जी ने अंडर दी टेबल पैसा दिया कैश में, एक्स वाई जेड कोई व्यक्ति है, उसको कैश में अंडर दी टेबल पैसा दे दिया एक्स वाई जेड को। कागज पे ये दिखाया गया कि एक्स वाई जेड ने सेठ जी को लोन दिया। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के दो हिस्से, एक हिस्सा जो दिखाया गया और एक हिस्सा जो सच में हुआ। सच्चाई तो यह है कि सेठ जी का ही पैसा सेठ जी के पास वापस आया, तिजोरी में से उन्होंने 2 करोड़ रुपए निकाले, दे दिए एक्स वाई जेड को, और वो 2 करोड़ रुपए वापस सेठ जी के पास आ गए। सच्चाई तो यह है। पर कागज पे ट्रांजैक्शन ये दिखाया गया कि सेठ जी ने एक्स वाई जेड से 2 करोड़ का लोन लिया। जो ये वाला हिस्सा है ट्रांजैक्शन का, अंडर द टेबल सेठ जी ने एक्स वाई जेड को कैश दिया, दिस पार्ट ये हिडन है, ये किसी को नहीं पता है। सेठ जी ने किसी को नहीं बताया, किसी ने किसी को नहीं बताया। अब कागज पे क्या दिख रहा है? सेठ जी ने 2 करोड़ का लोन दिया, लोन लिया, और ये जो 2 करोड़ का लोन लिया उसकी एंट्री सेठ जी ने पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन लाइबिलिटी, 2 करोड़ रुपए। इससे सेठ जी का कैश बैलेंस 2 करोड़ से बढ़ गया, उनकी बुक्स में व्हाइट में 2 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस आ गया। ये कैश वो खर्च कर सकते हैं जहां चाहे, जहां भी चाहे खर्च कर सकते हैं। वो आराम से अब कैश खर्च कर रहे हैं। कभी ऐसी परिस्थिति भविष्य में हो सकता है आ जाएगी 1, 2, 4 साल बाद, जब उनके पास अदरवाइज भी काफी कैश हो जाएगा व्हाइट में, तब वो दिखा देंगे कि उन्होंने लोन का रीपेमेंट कर दिया, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। वो करेंगे क्या? वो एक्स वाई जेड को कागज पे एक्स वाई जेड को कैश दे देंगे, मतलब रीपेमेंट कर देंगे, चेक से करें, कैश से, और अंडर दी टेबल वही पैसा एक्स वाई जेड से लेकर वापस तिजोरी में रख लेंगे। तो सच्चाई तो यह है कि सेठ जी का ही पैसा सेठ जी के पास आया, और उन्होंने लोन रीपेमेंट किया, तब भी सेठ जी का पैसा वापस सेठ जी के पास आ गया। सच्चाई ये। पर कागज पे उन्होंने दिखाया कि उन्होंने एक्स वाई जेड से लोन लिया था, और जब जरूरत पूरी हो गई तो उन्होंने एक्स वाई जेड को लोन का रीपेमेंट कर दिया। ये कई लोग करते हैं। पैसा है पर वाइट में नहीं है, और पैसे की जरूरत वाइट में बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे करने आपको वाइट में, तो वो खर्चे कैसे करें? तो लोग क्या करते हैं कि पहले एक झूठी लोन की एंट्री खड़ी कर देते हैं कि साहब मैंने लोन लिया, झूठी लोन की एंट्री, सच्ची में लोन नहीं ले रहे, वो तो सेठ जी का ही पैसा है। और बाद में जब जरूरत पूरी हो जाती है तो लोन की एंट्री को खत्म कर देते। लोन लेना और लोन की एंट्री लेने में अंतर होता है इनकम टैक्स में। बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं आपने लोन लिया या एंट्री ली। ये है एंट्री ली, लोन नहीं लिया उनने, जिसको आप स्कूल में पढ़ते हो अकोमोडेशन एंट्रीज। सो दिस इज समवॉट एन अकोमोडेशन एंट्री, जहां पे आपने लोन की एंट्री ली है। सच्चाई तो ये सेठ जी का है, ये पैसा कागज पे दिखा दिया कि सेठ जी ने लोन लिया था। अब सुनो, ये लोन का एंट्री है। ऐसे कई और तरीके हो सकते हैं जिससे सेठ जी वाइट में अपना कैश बढ़ा सकते हैं। एक तरीका लोन है। लोन में एक प्रॉब्लम है कि लोन आज मैं लेता हूं तो पैसा वाइट हो जाता है, पर किसी ना किसी दिन तो लोन का रीपेमेंट दिखाना पड़ेगा। जिस दिन रीपेमेंट दिखाऊंगा उस दिन फिर पैसा ब्लैक हो जाएगा, फिर तिजोरी में रखना पड़ेगा। मेरे को कोई ऐसी स्कीम बताओ जिससे परमानेंटली पैसा वाइट हो जाए। सेठ जी का ये कहना है। तो सीए ने कहा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करो सेठ जी कि आप कागज पे दिखाओ कि आपको एक्स वाई जेड ने गिफ्ट दिया है। अंडर दी टेबल अपन ने एक्स वाई जेड को पैसे दे दिए, और कागज पे ये दिखाया गया कि एक्स वाई जेड ने गिफ्ट दिया है। सच्चाई तो ये है कि सेठ जी का ही पैसा सेठ जी के पास आ गया, पर कागज पे ये दिखाया गया कि एक्स वाई जेड ने गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट में रीपेमेंट भी नहीं करना पड़ता है, तो सेठ जी के पास पैसा आ गया। एंट्री पास कर दी उन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, गिफ्ट को कैपिटल में डाल दिया, सो कैपिटल बढ़ा ली, उससे परमानेंटली पैसा वाइट कर दिया। बट सच्चाई तो ये है कि सेठ जी का ही पैसा है। तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे कैश को बढ़ाया जाता है। मैं आप आगे आगे बताऊंगा इसको, बट दिस इज हाउ दिस चैप्टर स्टार्ट्स। थैंक यू वेरी मच, दैट क्लोजेस, एंड विश यू अ हैप्पी होली, हैप्पी होली, थैंक यू वेरी मच।